So next question, question number 12. When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. So जब wavelength incident is lambda, stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, stopping potential is V by 4. The threshold wavelength is. तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए EV0 equal to H. Of course HC 1 by lambda minus 1 by threshold. H नो माइनस नो जीरो, नो होता है सी बाय लैम्डा और नो जीरो होता है सी बाय लैम्डा जीरो. तो ये आ गया आपका. अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसको मैं सिर्फ वी बोल देता हूँ. हमारे पास दो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है फॉर टू डिफरेंट वेवलेंथ्स. आई कॉल दिस एज V1 एंड लैम्डा 1, V2 एंड लैम्डा 2. फिर आई विल डिवाइड दीज टू, इन दोनों को डिवाइड कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा V1 बाई V2, HC कैंसिल हो गया, 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 0 अपॉन 1 बाय लैम्डा 2 माइनस 1 बाय लैम्डा 0. पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल था V, तो V1 इज V. दूसरे में था हाउ मच, V बाय 4, V बाय 4 इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1, लैम्डा 1 था लैम्डा और लैम्डा 2 है 2 लैम्डा. तो 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा 0 अपॉन 1 बाय 2 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा 0. V कैंसिल हो गया और ये 4 गया ऊपर, ये 4 गया ऊपर और ये टर्म यहाँ पे लेके आ गए. तो 4 इंटू मतलब 4 अपॉन 2 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा 0 से मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा 0. आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, यस. तो इसको वहाँ शिफ्ट करो और इसको यहाँ पे लेके आओ. तो 4 अपॉन 2 लैम्डा इज 2 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा इक्वल टू, वो राइट साइड में गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया. तो 2 बाय लैम्डा में से 1 बाय लैम्डा गया तो 1 बाय लैम्डा आया. 4 बाय लैम्डा 0 में से 1 बाय लैम्डा 0 गया तो 3 बाय लैम्डा 0 आ गया. तो लैम्डा 0 आ गया 3 लैम्डा. तो हो गया क्वेश्चन खत्म. ऑप्शन नंबर बी डन. Next question, question number 13. A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2. If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case मतलब जब wavelength lambda by 2 था, is 3 times that in the first case, तो K2 is 3K1 ऐसा बोला है. The work function of the surface material is, same type का question है. तो इफ यू रिमेंबर K इक्वल टू, और तुमको यहाँ पे इंसिडेंट वेवलेंथ दिया है तो आप लिखोगे HC बाय लैम्डा माइनस लिखोगे वर्क फंक्शन. फाइंड क्या करना है पहले उस पर ध्यान देना कभी भी. ये आ गया आपका K1 लैम्डा 1, तो सिमिलरली K2 विल बी HC बाय लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन. एंड आई हैव टोल्ड यू इन वन ऑफ द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो कि अगर आपको वर्क फंक्शन फाइंड करना है तो कभी भी सब्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो वर्क फंक्शन ही कैंसिल हो जाएगा. तो क्या करेंगे, डिवाइड. तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लिया तो यू हैव K1 बाय K2 इक्वल टू HC बाय लैम्डा 1 विच इज ऑफ कोर्स लैम्डा माइनस 50 अपॉन HC बाय लैम्डा 2. लैम्डा 2 कितना है, लैम्डा बाय 2 है, तो लैम्डा 2 इज लैम्डा बाय 2, तो 2 गया ऊपर माइनस वर्क फंक्शन. अगर कंफ्यूजन हो तो एक स्टेप बढ़ा लेना, लैम्डा 1 लैम्डा 2. गुड. देन आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी in second case is 3 times of first case, मतलब K2 is 3K1, तो K2 is 3K1, K2 is 3K1. अच्छे से पढ़ लेना. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड केस मतलब K2 is 3 times in the first case. तो ये आ गया आपका HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन अपॉन 2 HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. K1 कैंसिल हो गया, इसको शिफ्ट कर दिया, इसको भी शिफ्ट कर दिया, तो 2 HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू 3 HC बाय लैम्डा माइनस 3 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन. गुड. देन इसको वहाँ लेके जाते हैं और माइनस 3 वर्क फंक्शन को यहाँ लेके आते हैं, तो प्लस 3 हो जाएगा, उसमें से 5 0 गया तो कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन. तो 3 HC बाय लैम्डा माइनस 2 HC बाय लैम्डा, तो क्या हो गया ये HC बाय लैम्डा. लेकिन ये 2 को भी शिफ्ट कर दिया तो HC बाय 2 लैम्डा, HC बाय 2 लैम्डा. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14. Light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal with work function 2.28 eV. तो एक वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर
वो एक सरफेस पे इंसिडेंट कर दिया, उसका वर्क फंक्शन था 2.28 eV. द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन एस. वेरी गुड. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, अगर आपको याद होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me, मतलब एनर्जी पे डिपेंड करता है. वेयर दिस E इज काइनेटिक एनर्जी. क्या होता है ये E कौन होता है? काइनेटिक एनर्जी. ठीक. तो मुझे अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है तो मुझे क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए. तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? h नो माइनस वर्क फंक्शन. हमको वेवलेंथ दिया है तो मैं लिखूंगा hc अपॉन लैम्डा. hc इफ यू रिमेंबर 19.89 इंटू 10⁻⁻26 या तो 20 इंटू 10⁻⁻26 या तो फिर 2 इंटू 10⁻⁻25 अप्रोक्सीमेटली. और वेवलेंथ कितना है? 500 नैनोमीटर का है. 500 नैनोमीटर का है. माइनस वर्क फंक्शन कितना है? 2.28 eV है. EV से जूल में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से. ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू कैलकुलेशंस. ओके, तो ऐसा कर लेना. अब दिस इज इक्वल टू 2/5 इज 0.4. ये 10⁻⁷ ऊपर गया तो 10⁻⁻18 हो गया, और 0.4 का पॉइंट आ दिया तो 10⁻⁻19 हो गया. सही है. 10⁻⁻25 -7 -18, 2/5 इज 0.4. 0.4 का पॉइंट आ दिया तो 10⁻⁻18 और 10⁻⁻1 तो 10⁻⁻19. हाउ मच इज दैट? व्हाट इज 1.6 इंटू 2.28? देखो ऐसा है, 2.28 इंटू 1.6 3.648. चलो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको, दिख ही रहा है ना. हो गया 3.648. डजंट मैटर रियली. मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करने वाला हूँ नहीं. अब ज़रूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि दिख गया हमको नंबर क्या है आने वाला है. तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस? 4 में से 3.648 गए. एक काम करो ना, 4 में से 3.65 निकाल लो. 4 में से 3.65 माइनस कर लो. 0.35 0.35 इंटू 10⁻⁻19 मतलब 3.5 इंटू 10⁻⁻20 -20. ये काइनेटिक एनर्जी आया. हमको वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ यहाँ से मिलेगा आपको. तो वेवलेंथ आ जाएगा h अपॉन मतलब 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 इंटू एनर्जी. कितना है एनर्जी? 3.5 इंटू 10⁻⁻20. अब एक काम और करता हूँ, -20 ना, -20 का ये भी पॉइंट हटा देता हूँ. क्या कर लूँगा? माइनस. अब उसको ऐसा क्यों किया? उससे सिंपल रीज़न, ऐसा इसके लिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे रूट के अंदर और पावर नहीं चाहिए था. इसके लिए 10⁻21 और -31 52 -52 का रूट -26 आ गया ना, बराबर. 10⁻34 और नीचे 10⁻26 35 मतलब 36 का रूट 6, 9 का रूट 3, 6 इंटू 3 18 और रूट 2 इज 1.4. 18 इंटू 1.4 18 इंटू 1.5 कर लो ना. 18 इंटू 1 is 18 इंटू 0.5 is 9. 18 प्लस 9 is 27. तो ये आ गया आपका अप्रोक्सीमेटली 27, अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग. 3 2s are 3 9s are 2/9 is 0.28. क्यों?
क्वेश्चन में दिखाया तुमको 2 और 8 ही है, तो कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो तुम? तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए, 2/10 होता तो 0.2 होता, 2/9 है तो 0.28 होगा, इंटू 10⁻⁻8। तो वेवलेंथ कितना आ गया इन 10⁻⁻10, और इसमें देखोगे तो क्या लिखेंगे 2.9 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 10⁻⁹ 2.8 इंटू 10⁻⁹ बराबर 2.8 इंटू 10⁻⁹। अभी ऑप्शन नंबर ए कि ऑप्शन नंबर डी? ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन? ग्रेटर देन इक्वल टू कि लेस देन? बताओ क्या आएगा? वही तो चीज है ना, अनलेस एंड अनटिल थ्योरी क्लियर नहीं हो तो हाउ डू यू से ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन? नहीं, you have to tell me along with explanation कि why less than. वो तो हमने तो वैसे भी वेवलेंथ निकालते एनर्जी यूज किया ही है ना फिर। क्यों? Why? वो डिपेंड करता है कि तुमने अप्रोक्सीमेशन करते वक्त कौन से नंबर यूज किए थे, इसलिए जानबूझ के दिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ना स्टूडेंट्स पूरा तो नहीं कैलकुलेट करते। जैसे मैंने तुमको अप्रोक्सीमेट्स बताए, तो अभी देखो हमने कहाँ कहाँ अप्रोक्सीमेशन किया। एक तो यहाँ कर लिया, एच सी क्या था 19.89 मतलब 1.989, मैंने क्या ले लिया 2 बराबर, यहाँ 2 ले लिया। तो 1 अगर 2 की जगह पे 1.989 लेता मैं फॉर एग्जांपल, तो 0.4 नहीं आता, उससे कम आता, 0.4 से कम आता नहीं। तो 0.4 से अगर ये कम आता और उसमें से मैंने माइनस किया है, तो लुक आंसर्स कैसे चेंज होंगे। सी वहाँ पे तुम लिखते 1.989 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? हमने जो 4 लिखा है वो क्या बन जाता 3.978, उसमें से तुम माइनस करते एग्जैक्टली कितना 3.648, कितना आया 0.33, हमने कितना लिया। लोग बाकी तो छोड़ दो, बाकी ये 10 टू पावर दैट इज इररिलेवेंट फॉर अस, वो छोड़ दो। तो हमने लिखना चाहिए था 33, हमने क्या लिखा 35, और रिलेशन कैसा है इनवर्स है, राइट। नंबर हमने लिखा बड़ा होना चाहिए था छोटा, ये छोटा होगा तो ये ऑप्शन ए, ठीक। तो जो लोग अप्रोक्सीमेशन करते हैं उनको फंसाने के लिए ऐसा दे दिया, क्योंकि तुम अप्रोक्सीमेशन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, if the kinetic energy of particle is increased to 16 times its previous value, मतलब K2 is 16 times of K1, the percentage change in de Broglie wavelength of the particle is। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। तो you remember that de Broglie wavelength is proportional to under root of K, करेक्ट, गुड। या तो ये याद होना चाहिए, बट ये नॉर्मली तुम एरर एनालिसिस में यूज करते हो, एरर्स में, परसेंटेज चेंज में ऐसा नहीं करोगे तो बेटर रहेगा। तो परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ इज डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इनटू 100। अब देखो क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज किया, तो वेवलेंथ बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। नॉर्मली कैसे लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहाँ पे फाइनल वेवलेंथ ये कम है,
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बड़ा है, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होना, तो यहाँ पे इनिशियल वेवलेंथ ज़्यादा था। आप उल्टा भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इतना है कि आंसर नेगेटिव आएगा आपका, मतलब चेंज यहाँ पे चेंज मतलब डिक्रीज हो रहा है। इफ यू राइट डाउन, इफ यू आर कंफर्टेबल विथ फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट, सिर्फ आंसर यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आया तो समझ लेना कि डिक्रीज हो रहा है वेवलेंथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, λ2 by λ1 माइनस 1 इंटू 100 कर लेता हूँ। फिर मैं ऐसा करता हूँ, हमको क्या पता है, हमको ये पता है, तो λ2 by λ1 क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ k1 बाय, और k2 कितना है, 16 टाइम्स ऑफ k1, 16 टाइम्स ऑफ k1, तो 16 मतलब 1/4, तो λ2 by λ1 कितना आया, हो गया आंसर, 75% चेंज आएगा। तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इंटू 100 इज इक्वल टू λ2 by λ1 इज 1/4 माइनस 1 मतलब -3/4, तो -3/4 मतलब 70.75 होता, तो ये 75% है, परसेंट विद नेगेटिव साइन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आई विल बी गिविंग यू दिस एज एन असाइनमेंट, क्योंकि ये तीसरी बार आ रहा है। एक बार सीईटी में, एक बार कल के लेक्चर में, और अगर वो याद होगा तो ऑप्शन सी है, इसमें तो कोई करने जैसा ही नहीं है। कल ही देखा था हमने, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल टू समथिंग इनटू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। एक्सरे का जो मैंने कल बताया था उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो the same question asked in different way, so that is why it is assignment. The de Broglie wavelength of neutrons in thermal equilibrium at temperature T is, very good, simple question है। आपको पूछा है what is de Broglie wavelength of neutrons in thermal equilibrium. In general, de Broglie wavelength is, in general it is h upon under root of 2m into k, ये होता है ना फॉर्मूला, वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं एनर्जी को लिखता हूँ E। अब क्यों, क्योंकि थर्मल एनर्जी पता होगी अगर आपको, थर्मल एनर्जी ये होता है KBT, KBT, बराबर। अब नॉट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, KBT क्यों लिया, वाई नॉट 3/2 KBT। न्यूट्रॉन्स कहाँ से डायटोमिक बन गया, वो गैस होता है, न्यूट्रॉन्स है, वो गैस था, गैस। ये तो न्यूक्लियस के अंदर के न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा अजम्पशन होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स है, दे कैन मूव ओनली इन 2 डायमेंशंस, इसके लिए KBT लिया। तो अभी वैसा ही करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, तो देखते हैं। तो अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो क्या लिखोगे, हाफ KBT प्लस हाफ KBT, ऐसे लिखोगे ना, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 आ गया। सब्स्टिट्यूट h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m, व्हाट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू KBT KB की वैल्यू याद आ रही है क्या, नहीं, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, H की वैल्यू कितनी है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1.6, 1.6 का पॉइंट हटा दो, तो देखते हैं बाद में, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू KB, व्हाट इज KB अभी बताया, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है, और साथ में T भी है, टेम्परेचर का T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का T। तो इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लो, प्रीटी सिंपल केस, 1.6 इंटू 2 इज 3.5,
2, 3.2 into 1.4 क्योंकि 1.4 है, 3.2 into 1 is 3.2, 3.2 into 4 is 32, 32 64 का डबल 12.8। तो याद रखना 3.2 into 1 is 3.2 into 1 is 3.2, 3.2 into 0.4 is 1.28, 1.28 और 3.2। कैलकुलेशन आपको फास्ट सीखने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपका टाइम बहुत जाएगा। कैलकुलेशंस 2 into 1.6 into 1.38 4 point समथिंग, इसका स्क्वायर रूट 2 point समथिंग, 2 point समथिंग, तो 2.1। तो आपको मिल गया यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन 2.1 इंटू 10⁻25 इंटू रूट ऑफ टी, क्योंकि ये 10⁻27 -23 -50 उसका रूट आ गया -25 और टी तो था उसको वैसा ही लिखा। सही है, हो गया ना, खत्म हो गया आंसर, खत्म। 1 जा 3 जा हो गया, ये ऊपर गया तो कितना हो गया 10⁻⁹। इसको -10 लिखना हो तो क्या करेंगे 30 करेंगे, क्या करेंगे 30। वेरी गुड। अब पहले ऑप्शन देख लो, 30 पॉइंट समथिंग है ना, यस। तो इसको 10⁻10 क्यों किया मैंने, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए था, तो 30 करेंगे और अपॉन टी हो जाएगा, तो 30 अपॉन रूट टी एंगस्ट्रॉम हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी। और अभी थर्मल न्यूट्रॉन्स का एनर्जी केबीटी होता है, याद रखना केबीटी, ऑप्शन डी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 और ये सेम था। 200 वैट का वैट एनर्जी अपॉन टाइम होता है। 200 वैट का सोडियम स्ट्रीट लैम्प है जो येलो कलर का लाइट इमिट कर रहा है, इमिट्स येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 माइक्रोमीटर। Assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy to light, the number of photons of yellow light it emits per second is। सबसे पहले never forget that power is energy upon time। एनर्जी यहाँ पे मैं n into E लिखूंगा, where n is number of photons। आपको पूछा है n by t, number of photons per unit time, तो n by t ये तो आपको मिल गया p by e। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, सही है। अब ये p, ये किसका p, ये फोटॉन्स का p है, लेकिन फोटोन को पावर कहाँ से मिल रहा है, लैम्प से मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिल रहा है। एग्री टू दिस। ये p मतलब किसका लिखा तुमने, फोटॉन्स का। अगर देखो मेरे पास एक स्ट्रीट लैम्प होता जिसका पावर p था और वो पूरा ही 100% एफिशिएंट होता, मतलब जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट होता, किस में होता, लाइट में, मतलब फोटॉन्स में। ठीक है, तो मैं क्या लिखता P by E, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एफिशिएंसी कितना है 25%। 25% मतलब जितना भी इनपुट एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका सिर्फ 25%, मतलब 1/4। कितना 1/4, 1/4। तो मैं काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं n by t, इसको p डैश कर देते हैं, where p डैश इज द पावर ऑफ फोटॉन्स एंड p इज द पावर ऑफ सोर्स। तो p डैश क्या आएगा, p by 4 आएगा, सिंपल, क्योंकि 25% एफिशिएंसी था। और n by t इट इज p by 4, p तो आपके पास था 200 by 4 इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc by लैम्डा। तो ये आ जाएगा आपका n by t इक्वल टू 50 इंटू लैम्डा इज 6 इंटू 10⁻², क्योंकि 0.6 माइक्रोमीटर दिया हुआ है आपको, तो 0.6 माइक्रोमीटर मतलब 6 इंटू 10⁻⁻7। और h इंटू c तो पता ही है ना, पता है कि नहीं, पता है ना, सही लिखा है माइनस। वेरी गुड, चलो है, ध्यान है आज, हैप्पी फॉर दैट। ओके गुड, मतलब आज थोड़ा खाना सबने कम खाया है, गुड। 1 एंड हो गया, खत्म हो गया आंसर। 5 3 15, 15 1 और 5 खत्म।
तो ये हो गया 150 इंटू 10⁻⁻⁻8 प्लस 8 होगा। मेरा स्टेटमेंट वापस देता हूँ, खाना ज़्यादा खाया है वापस, तो कितना हो जाएगा प्लस 18, तो कितना हो जाएगा ये 10⁻20। ऑप्शन ए। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दो। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन व्हेन इमिटेड ऑन हाइड्रोजन एटम, नहीं, when emitted from hydrogen atom, when an electron jumps from first excited to ground state। थोड़ा क्वेश्चन का फ्रेमिंग रॉन्ग है। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम होगा, वो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम, कहां से जंप कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, irradiates a photosensitive material। The stopping potential is measured to be 3.57 volt। The threshold frequency of the material is। देखो अभी अब तक जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी तुमने वेवलेंथ यूज किया है वो बता दिया था, या फ्रीक्वेंसी बता दिया था, या डायरेक्टली फोटोन का एनर्जी बता दिया था। यहाँ पे बोला है कि हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जंप कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गोइंग फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर। तो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट होता है n इक्वल टू 1 और फर्स्ट स्टेट होता है n इक्वल टू 2। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो गया 2 to 1। तो 2 to 1 से जब ट्रांजिशन हुआ तो एक फोटोन इमिट हुआ, वो जो इमिट हुआ फोटोन वो कहाँ गया, फोटोसेंसिटिव मटेरियल के ऊपर गया। उस फोटोसेंसिटिव मटेरियल से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, उस इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था 3.57। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। तो जिनको अभी भी नहीं समझा मैं बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट की जगह पे हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में नॉर्मली फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा ना, ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पर ट्रांजिशन करेगा तो फोटोन इमिट होगा, और वो फोटोन इमिट होके कहाँ गया, एक फोटोसेंसिटिव सरफेस पे गया, और उस फोटोन ने यहाँ से क्या इमिट करवा दिए, इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 3.57, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, बराबर, राइट। तो ऑफ कोर्स ये दो डिफरेंट टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसमें जो तुम स्पेक्ट्रम सीखते हो याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा ठीक तो एक्चुअली नहीं है, याद होना चाहिए। हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन, 1/λ इक्वल टू रिट्जबर्ग कांस्टेंट r, 1 इधर लोअर होता है, यहाँ पे कौन होता है p², मतलब लोअर ऑर्बिट होता है, -1 हायर ऑर्बिट होता है। यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, तो 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/1 माइनस 1/4, तो 1/λ इक्वल टू 3r/4, सही है। r की वैल्यू 1.027 इंटू 10 समथिंग, वो याद नहीं रखना है, नहीं रखना है। तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 4/3 इंटू रिट्जबर्ग कांस्टेंट 1/r। 1/r की जो वैल्यू होती है ना 1/r, मैंने बहुत बार बताई थी 911.5 एंगस्ट्रॉम, नहीं तो 912 एंगस्ट्रॉम, तो 4/3 ऑफ 912, ओके। तो 912 फैक्टर ऑफ 3 आ गया है, तो ये आ गया 3 1 304, 304 इंटू 4, 300 इंटू 4 1200, 4 इंटू 4 16, तो 1216 कितना आ गया 1216, सही है, पक्का, श्योर। जब फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है वैसे वो अल्ट्रावायलेट में ही जाता है, तो अल्ट्रावायलेट ही है, दैट इज करेक्ट। हाँ बिल्कुल, एक एक चीज थ्योरी की याद होनी चाहिए, ये एंगस्ट्रॉम में है, तो ये फोटोन है, उसका वेवलेंथ है। अब ये फोटोन का एनर्जी निकाल लो, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है hc/λ, hc इज 2 इंटू 10⁻⁻25, और लैम्डा कितना आ गया 1216 एंगस्ट्रॉम, तो इंटू 10⁻⁻10। रफली अगर करना होता, अप्रोक्सीमेटली करना होता, तो मैं इसको 12 कर लेता, 1200 कर लेता, 100 के 2 जीरो इसको दे देता और जो 12 लिखता, तो 1/6,
2/12 इज 1/6, 1/6 तुमने सुबह भी बताया था 0.16, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली करना हो तो इधर पॉइंट लगाओ, और इधर पॉइंट लगाने का मतलब होता है इधर 8 करना पड़ेगा। इधर 8 करने का मतलब ऊपर हो गया 10 टू 25 में से 8 माइनस करो ना 17, ये कितना है 1/6, क्योंकि 2/12 1/6 तो 0.16, ये आ गया एनर्जी इन जूल। सही है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज राइट, जूल में है। अब ये एनर्जी, ये फोटोन का एनर्जी इंसिडेंट हो गया, ठीक है। अब वहां से एमिशन हो गया। आपको क्या पूछा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेरी गुड, गुड। यू नो काइनेटिक एनर्जी इज E into V, E into सॉल्विंग पोटेंशियल इक्वल टू क्या लिखते हो? एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज hc बाय लैम्डा, ऐसा करते ना। माइनस क्या लिखते हैं? h nu 0, वर्क फंक्शन इज h nu 0, E into V, V कितना है 3.57, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3.57 इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा कितना है 0.16, तो इसको 1.6 इंटू 10⁻18 कर देता हूँ, ओके। तो 1.6 इंटू 10⁻18 माइनस एच न्यू 0, एच न्यू 0 को यहाँ लाओ, उसको वहाँ लेके जाओ, तो एच न्यू 0 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻18 माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 3.57, बराबर, वेरी गुड। मैं 1.6 इंटू 10⁻18 कॉमन निकाल लिया अगर, तो क्या बचेगा 1, इसमें से भी 1.6 इंटू 10⁻18 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 3.57 इंटू 10⁻1, मतलब 0.357 works, doesn't matter, it's okay। h nu 0 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻18, एक में से 0.35 गए तो 0.65, और अब nu 0 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻18 इंटू 0.65 अपॉन h, h कितना है 6.63 इंटू 10⁻34, ओके, आ गया आंसर, आ गया ना। रफली 1 एंड 10, ऊपर 0.6 है, नीचे 6 है, तो 1 और 10, 10⁻33 और 10, -33 और -34 और 10, -33 ऊपर गया +33, 33 में से 18 गए 15, कितने 15, तो फ्रीक्वेंसी आएगा 1.6 इंटू 10⁻15, 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। Next question, two radiations of photon energies, okay, 1 eV and 2.5 eV successively illuminate a photosensitive metallic surface of work function 0.5 eV. The ratio of maximum speed of the emitted electrons is, simple question है, ratio of maximum speeds, अगर याद होगा तो ठीक, नहीं याद होगा तो बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी मतलब कौन, हाफ mv², ये होता है इफ यू रिमेंबर एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, याद है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, इसको तुम एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा लिखते हो। मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डायरेक्टली दिया ना एनर्जी हमको, गुड, याद है, क्लियर। नाउ v² इक्वल टू 2/m e माइनस वर्क फंक्शन, तो v इक्वल टू √2/m e माइनस वर्क फंक्शन, मतलब जब मैं रेशियो लूंगा v1/v2 का तो √2/m हो जाएगा, कैंसल, बचेगा √e1 माइनस फाइव अपॉन e2 माइनस फाइव, क्योंकि वर्क फंक्शन सेम है, सरफेस सेम है। सिर्फ पहले केस में एनर्जी कितना था 1 eV और वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 0.5, दूसरे केस में एनर्जी कितना है फोटोन का, कितना है 2.5 माइनस कितना 0.5, 1 माइनस 0.5 है 0.5 अपॉन कितना आ गया 2, तो ये हो गया √1/4, तो कितना हो गया 1/2, 1:2, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, मुझे पता था ये बंद होगा। ओके DNRM, yes, here we go, good, वापस बंद हो गया, गुड। पर ये क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट है, तो वी आर सपोज टू सॉल्व। गुड, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। A source S1 is producing 10 raised to 15 photons per second, मतलब n by t पहले सोर्स का, of wavelength 5000 angstrom. Another source S2 is producing 1.02 into 10 raised to 15 photons per second, मतलब n by t सेकेंड सोर्स का wavelength कितना है सेकेंड सोर्स का 5100 angstrom। आपका बोला है पावर ऑफ S2 अपॉन पावर ऑफ S1 इज इक्वल टू, रेशियो ऑफ पावर पूछा है, रेशियो ऑफ पावर पूछा है। तो आपको पावर का फॉर्मूला मैंने अभी तो बताया था, पावर इज एन ई बाई टी, तो पावर इज एन ई इज एच सी बाय लैम्डा इंटू टी, बराबर, सही है। एच और सी क्या होता है, कांस्टेंट, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू एन बाई टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो पावर ऑफ द सेकेंड सोर्स, क्योंकि सेकेंड बाय वन बोला है, तो P2 बाय P1, ये देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, n बाई टी को, तो n बाई टी ऑफ 2 अपॉन n बाई टी ऑफ 1, और इनवर्सली किसको प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ को, तो लैम्डा 1 अपॉन सेकेंड सोर्स का दिया हुआ है 1.02 into 10 raised to 15 और पहले का है 10 raised to 15। लैम्डा 1 इज 5000 एंगस्ट्रॉम और ये 5100 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया, तो बस इसको सॉल्व कर लेना, ये गया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया। 50 into 1.02 is 51, 51 by 51 is 1, तो 1 is to 1, 1 मतलब 1, ऑप्शन ए, डन। सो खत्म, दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।